Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. अभी आरआरबी पीओ का मेंस रिजल्ट रिलीज़ हुआ. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है एंड अब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो प्रैक्टिस मॉक आपके लिए लेकर आए हैं इंटरव्यू कोर्स स्पेशली फॉर आरआरबी पीओ, जिसमें आपको मिलेंगे 2 इंटरव्यूज़, वन विद पीएम एक्सपर्ट पैनल एंड द अदर वन विद एक्स मेंबर्स ऑफ आईबीपीएस इंटरव्यू पैनल. तो ये कोर्स है विच इज़ प्राइस एट ₹2,999. ये अभी आपको मिल सकता है एट 20% डिस्काउंट. आपको कूपन कोड यूज़ करना है इंटरव्यू 20 एंड यू कैन गेट इट एट द प्राइस ऑफ 2,399. ओके, तो इसमें आपको क्या करना होगा, अपना बायोडेटा अपलोड करना होगा. ओके, और फिर उसके बाद आप 2 मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, वन विद पीएम एक्सपर्ट एंड वन विद एक्स मेंबर पैनल ऑफ आईबीपीएस. ओके, तो इसके अलावा आपको मिलेंगे वीडियो कोर्सेज, ठीक है, जिसमें है बैंकिंग अवेयरनेस. ठीक है, तो जो भी स्टैटिक पोर्शन है आपका इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वो है. एंड वी ऑल्सो हैव जनरल अवेयरनेस, तो जिसमें कि आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस भी इंक्लूडेड है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यू. एंड फिर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि आपके हेल्प करेंगे. आपके जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी इंटरव्यू में, जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो कैसे आंसर करने चाहिए. तो ये सब आपकी हेल्प करेंगे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में. तो आप अभी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं एट द प्राइस ऑफ 2,399. ओके, चलो, तो आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो है इट इज़ अबाउट यूके's डिसीजन टू बैक ट्रैक इट्स क्लाइमेट गोल्स. बैक ट्रैक होता है पीछे हटना. तो क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ने डिसाइड किया था कि इस ईयर तक हम कार्बन न्यूट्रल होंगे, इस ईयर तक हम जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे. ठीक है, लेकिन अब वो कमिटमेंट से वो पीछे हट रहे हैं, तो उसके ऊपर है. एंड वहाँ पर उनकी हिपोक्रेसी के ऊपर जो है कमेंट किया है इस एडिटोरियल में. हिपोक्रेसी क्या होती है? आप कोई चीज़ क्लेम करते हैं कि एक मॉरल स्टैंडर्ड है, ये फॉलो होना चाहिए, और आप सबको कहते हैं कि ये सबको फॉलो करना चाहिए. जैसे कि यूके सबको कहता है कि हम सब कंट्रीज़ को क्लाइमेट गोल्स पर मिलके वर्क करना चाहिए. ओके, और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए टू कंटेन जो क्लाइमेट चेंज है. ओके, लेकिन वो खुद ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को जो के अगेंस्ट जो एक्शन हम ले रहे हैं उसको स्लो डाउन कर रहे हैं. ठीक है, तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है. एंड आप एक बार इसको क्विकली रीड कर लीजिए. पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आपको अटेम्प्ट करना है और फिर हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, ओके, आई होप आपने पैसेज रीड कर लिया है. एंड हमें जो स्टॉल वर्ड यूज़ हुआ है इस पैसेज में उसका क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है. ठीक है, रिफ्लेक्ट, हिंज, चेक, नज एंड वेवर. तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो क्लोजेस्ट है स्टॉल के? ठीक है, तो पहले हम पैसेज डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. सो okay, in 2019 the UK became the first major economy to pass a law that committed the country to end its carbon emissions by 2050. तो 2019 में UK पहली ऐसी मेजर इकोनॉमी, पहली ऐसी बड़ी इकोनॉमी बनी जिसने कमिट किया कि वो अपने कार्बन एमिशंस को ख़त्म कर देंगे 2050 तक. ठीक है, however several experts reason that this carbon neutrality or net zero project was a subterfuge, a way of delaying immediate climate action. अब
यूके ने 2019 में कमिट किया क्या कि वो 2050 तक अपने कार्बन एमिशंस ख़त्म कर देंगे। लेकिन हाउएवर जो एक्सपर्ट्स थे उनका क्या कहना था, उन्होंने रीज़न दिया, उन्होंने कहा दे रीज़न देखिए ये जो कार्बन न्यूट्रलिटी है कि जितना कार्बन यूके प्रोड्यूस करेगा उतना कार्बन वो एटमॉस्फेयर से रिमूव भी कर लेगा, तो इन इफेक्ट क्या होगा कि नेट प्रोडक्शन नहीं होगा कार्बन का। तो ये जो कार्बन न्यूट्रलिटी है या नेट ज़ीरो है जो यूके क्लेम कर रहा है कि वो 2050 तक अचीव कर लेगा, दिस प्रोजेक्ट वॉज अ सब्टरफ्यूज। व्हाट इज सब्टरफ्यूज? जब आप कोई ऐसा एक्शन लेते हो किसी को डिसीव करने के लिए, ट्रिक करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, ठीक है, कि आपकी इंटेंशन कुछ और है पर आप शो कुछ और कर रहे हो, तो इट्स अ सब्टरफ्यूज। ओके, अ वे ऑफ डिलेइंग इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन की यूके जो है वो अभी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहता, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत फ्यूचर का जो है एक टारगेट रखा कि 2050 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक ट्रिक है, ठीक है, टू डिसीव अदर्स, कि बाकी लोगों को लगे कि यूके एक्शन ले रहा है जबकि रियलिटी में वो अभी इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं ले रहा, especially because the country was not on track to meet its previous less ambitious targets। और ख़ास तौर पे ये क्यों इसको सब्टरफ्यूज कहा जा रहा है, क्यों इसको एक एन एक्ट ऑफ डिसेप्शन कहा जा रहा है, क्योंकि जो यूके था वो अपने जो पहले जो उन्होंने टारगेट रखे थे वो कम एम्बिशियस टारगेट्स थे, ठीक है, वो लोअर टारगेट्स थे और उन्हें भी अचीव नहीं कर पा रहा था वो जो उनका दे वर नॉट ऑन ट्रैक टू मीट द टारगेट्स, तो वो जो लोअर टारगेट्स थे वो भी अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इतना हाई टारगेट रखा है। It's an act of deception. Okay, in response, the then Boris Johnson government decided to advance the ban on new petrol and diesel cars to 2030। अब जब ये जो फर्स्ट इकॉनमी बने कि एक लॉ बनाया कि वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, तो ये लॉ बनने के बाद फिर गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया। अब यहाँ पर देन लिखा है, देन बोरिस जॉनसन। अब आप कहोगे ये नाम से पहले देन क्यों लिखा है, तो देखो ये गवर्नमेंट के लिए यूज़ हुआ है। अब बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि उस वक्त उस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट जो है किन की गवर्नमेंट थी, वो बोरिस जॉनसन की थी, ठीक है। तो बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट ये हमारा एक कंपाउंड नाउन बन गया। और ये देन क्यों यूज़ हुआ है, तो जब हम किसी के पहले लगाते हैं देन और फिर कोई पोजीशन होती है, ठीक है, देन मेयर या फिर द देन गवर्नमेंट, तो वो उस टाइम की कि उस वक्त यानी 2019 की बात हो रही है, तो 2019 में जो गवर्नमेंट थी यूके में उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो देन यहाँ पर इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि जो 2019 में गवर्नमेंट थी, ओके। तो बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट थी, तो उस गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम जो है हमारा जो बैन है, हमारा मतलब कि जो यूके गवर्नमेंट का बैन है पेट्रोल एंड डीजल कार्स पे, उन्होंने उसको 2030 पे रख दिया कि 2030 के बाद पेट्रोल एंड डीजल कार्स जो है वो नहीं बिकेंगी यूके में, ठीक है। अ डेकेड अर्लियर दैन द यूके's प्रीवियस कमिटमेंट। पहले 2019 से पहले यूके ने ये डिसाइड किया था कि 2040 तक जो है उसके बाद जो पेट्रोल एंड डीजल की कार्स है वो नहीं बेची जाएंगी। लेकिन जब ये लॉ बना तो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस डेट को एडवांस कर दिया। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया एडवांस, दैट मीन्स कि टाइमलाइन में पहले शिफ्ट कर देना, यानी कि और जल्दी किसी एक्शन को कराना। तो यहाँ पे उन्होंने 2040 से 30 पे कर दिया। अब 2040 कैसे पता चला, अ डेकेड अर्लियर दैन द यूके's प्रीवियस कमिटमेंट, अ डेकेड अर्लियर। तो अगर 2030 अ डेकेड अर्लियर यानी 2040 था पहले टारगेट, ओके। बट नाउ जॉनसन्स सक्सेसर, तो अब बोरिस जॉनसन के बाद कौन बने प्राइम मिनिस्टर, ऋषि सुनक, हैज़ गॉन अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज कमेटी, द स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑन अटेनिंग द नेट जीरो टारगेट। तो अब यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि ये जो क्लाइमेट चेंज कमेटी थी ये क्यों बनी थी, ये बनी थी कि ये मॉनिटर करेगी, ऑब्जर्व करेगी कि जो टारगेट सेट किया है इस लॉ में, ये टारगेट मीट कर रहे गवर्नमेंट या नहीं कर रही। तो जो यूके के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, ही हैज़ गॉन अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, कि इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी ये कार की पॉलिसी को लेकर, ही हैज़ गॉन अगेंस्ट इट, यानी वो नहीं मानी है जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक ने। कैसे? बाय पुशिंग बैक द बैन ऑन न्यू फॉसिल फ्यूल ड्रिवन कार्स टू 2035। तो अब उन्होंने क्या किया, बोरिस जॉनसन ने तो 2040 से 30 पे ये डेट फिक्स की थी, लेकिन ऋषि सुनक गवर्नमेंट ने वो डेट फिर से पुश बैक कर दी है
और अब वो कर दिया है कि वो 2035 यानी 2035 तक यूके में पेट्रोल एंड डीजल ड्रिवन कार्स जो है वो बेची जा सकती हैं। तो ये सेटबैक एक तरीके से, क्योंकि जो कार्बन एमिशंस कम करने थे 2030 तक, अब वो और ज़्यादा डिले हो गया, अब वो 2035 तक डिले अचीव होंगे। ओके, Sunak has maintained that the measure will not stall UK's progress towards net zero। जो प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या क्लेम, उन्होंने कहा है कि जो ये मेजर है, मेजर होता है एक तो नापना, जैसे आप लेंथ मेजर करते हो, आप वेट मेजर करते हो, लेकिन दैट्स अ वर्ब। ओके, मेजर एज अ नाउन मीन्स कोई स्टेप आप लेते हो, कोई एक्शन लेते हो। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का डिसीजन है अब वो डेट शिफ्ट करने का, उसकी बात हो रही है। तो द मेजर विल नॉट स्टॉल यूकेस प्रोग्रेस। स्टॉल करना यानी हिंडर करना, यानी कि रुकावट डालना, किसी चीज़ को स्लो डाउन कर देना। तो उनका कहना है कि इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यूके के जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स नेट ज़ीरो की, जो टारगेट सेट किया है उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा इस डिसीजन का, ये उनके प्राइम मिनिस्टर का कहना है। हाउएवर, लेकिन द डाइल्यूशन हैज़ ड्रॉन क्रिटिसिज्म फ्रॉम नॉट जस्ट एनवायरमेंटलिस्ट बट ऑल्सो लार्ज सेक्शन ऑफ द कार इंडस्ट्री। अब ना सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट जो वो इस स्टेप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि जो कार इंडस्ट्री है वो भी क्रिटिसाइज कर रही है। ऐसा कैसे? डाइल्यूशन पहले समझते हैं। हाउएवर द डाइल्यूशन, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, ओके, आप उसमें पानी ऐड करते जाते हो तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ओके, तो ऐसा ही होता है कि डाइल्यूशन वर्ड यानी किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ को कम करना, डाइल्यूट कर देना, पावर्स कम कर देना। तो यहाँ पर जो वो लॉ बना था कि, और ये डिसीजन लिया गया था कि 2030 तक जो है जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड कार्स है वो बैन कर दी जाएंगी, तो उसको डाइल्यूट कर दिया, वीकन कर दिया, क्योंकि जो टाइमलाइन है वो शिफ्ट कर दी। तो इसी को कहा गया डाइल्यूशन। द डाइल्यूशन हैज़ ड्रॉन क्रिटिसिज्म कि कार इंडस्ट्री ने भी और एनवायरमेंटलिस्ट ने भी, दोनों ने ही किया है। विच रेकन्स, अभी विच किसके लिए यूज़ हुआ है? कार इंडस्ट्री के लिए यूज़ हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है विच, कार इंडस्ट्री के लिए। तो कार इंडस्ट्री रेकन्स that the respite to the fossil fuel sector will slow down the UK's transition to electric vehicles। अब यहाँ पर कार इंडस्ट्री के रेकन करना यानी कि किसी चीज़ को मानना या कंसिडर करना, एक व्यू होना किसी चीज़ के बारे में। तो कार इंडस्ट्री का क्या व्यू है कि जो ये रिस्पाइट मिल रहा है, जो रिलीफ मिल रहा है, रिस्पाइट इज़ रिलीफ, ठीक है। तो जैसे रिस्पाइट हम यूज़ करते हैं, अब बहुत लंबे टाइम के बाद बहुत सूखा पड़ा है, फिर बारिश आती है, तो रिस्पाइट, तो रेनफॉल से जो रिस्पाइट मिला, ओके, या टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रिस्पाइट, तो रिलीफ है इसका मीनिंग। तो जो रिलीफ मिला है, किसको रिलीफ मिला है? फॉसिल फ्यूल सेक्टर को रिलीफ मिला है कि 2030 तक बैन होनी थी, पर अब वो 2035 तक बैन होंगी। तो ये जो रिलीफ मिला है फॉसिल फ्यूल सेक्टर को, ये यूके का जो शिफ्ट है, ट्रांजिशन इज शिफ्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो शिफ्ट होना था यूके का, उसको वो डिले कर देगा, उसको वो स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये वहाँ की जो कार इंडस्ट्री है उनका कहना है। एट द लास्ट UNFCCC COP, ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, ओके। और उनके जो एक कॉन्फ्रेंस होती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP, जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के और फिर डिस्कशंस होते हैं। तो जो वहाँ पर जो इवेंट हुई UNFCCC की, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सुनक ने क्या कहा? सेड दैट द राइजिंग एनर्जी प्राइसेस बिकॉज ऑफ द वॉर इन यूक्रेन आर नॉट अ रीज़न टू गो स्लो ऑन क्लाइमेट चेंज। कि ये रीज़न नहीं है सिर्फ कि अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं यूक्रेन वॉर की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कमिटमेंट जो है वो छोड़ देंगे। हमें इज़ नॉट अ रीज़न टू गो स्लो ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, कि जो अगर हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, ये उनका कहना था। ही हैड अर्ज कंट्रीज टू इन्वेस्ट मोर हेविली इन रिन्यूएबल एनर्जी। वो उन्होंने सब कंट्रीज से रिक्वेस्ट की, अर्ज क्या होता है? स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करना। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कंट्रीज़ को कि वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करें रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ये था ये स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर सुनक की। द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द UK प्राइम मिनिस्टर स्टांस एट द UN मीट एंड हिज डोमेस्टिक पॉलिसीज इंडिकेट्स अ डिस्टर्बिंग टेंडेंसी। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? अगर आप बाकी कंट्रीज से रिक्वेस्ट करते हो फॉसिल फ्यूल्स
यानी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए, और उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि वो अपने जो एफर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में वो कम ना करें। लेकिन आप अपनी कंट्री के अंदर अगर आप डिसीजन लेते हो कि आप जो बैन है फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स पे उसको और एक्सटेंड कर देते हो, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप जो बाकी सब से एक्सपेक्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो उनसे, और आप वही खुद फॉलो नहीं कर रहे। सो इसी को कहा गया है हिपोक्रेसी। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने टाइटल में हिपोक्रेसी वर्ड देख लिया था, पर जब इस टाइप का कोई पैसेज आता है एग्जाम में तो वहाँ हिपोक्रेसी तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो हिपोक्रेसी का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस पैसेज में जो राइटर है उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के किस जो है उनकी स्टेटमेंट के किस फीचर पे फोकस किया है, तो वो है कि जो उनकी हिपोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेटमेंट डिफरेंट है, उनका एक्शन डिफरेंट है। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है कि जो दो बातें हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है वो आपस में मैच नहीं करती। तो जो उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी, जो उनका एक्शन था वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। बिटवीन द यूके प्राइम मिनिस्टर्स स्टांस एट द यूएन मीट, स्टांसेस उनका जो ओपिनियन है, जो उनकी स्टेटमेंट उन्होंने दी, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था यहाँ पर COP पे, ठीक है, और जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या इंडिकेट करता है? एक डिस्टर्बिंग टेंडेंसी। व्हाट इज़ टेंडेंसी? एक इंक्लिनेशन। ठीक है, कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो जो है बहुत ज़्यादा जैसे हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक। कुछ की टेंडेंसी होती है कि वर्क करेंगे वो ज़्यादा अच्छे से मॉर्निंग में, कुछ की टेंडेंसी होती है जो वो इवनिंग में वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? नेचुरल इंक्लिनेशन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कंट्रीज़ की टेंडेंसी है ये डिस्टर्बिंग टेंडेंसी है। क्या? कि डेवलप्ड कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफन मेक द राइट नॉइस एट ग्लोबल समिट्स बट दे फेल टू मैच देयर वर्ड्स विद एक्शन एट होम। क्या करते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि वो ग्लोबल जो फोरम्स हैं, ठीक है, जो एट ग्लोबल समिट्स, जो ग्लोबल फोरम्स हैं वहाँ पर जाकर वो दे मेक द राइट स्टेटमेंट्स कि क्या होना चाहिए, वहाँ पर वो बोलते हैं जो सही है, ठीक है। दे मेक द राइट नॉइसेस। ये फ्रेज़ हम यूज़ करते हैं जब आपकी इंटेंशन नहीं होती अपनी बात को फॉलो करने की, ठीक है, बट आप वो बात सिर्फ इसलिए कहते हो क्योंकि वो करेक्ट है, पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि यही कहा जाएगा। अगर क्लाइमेट समिट है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहाँ पर क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए ही स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, तो वही स्टेटमेंट्स दिए, बट आप सिंसियर नहीं हो, ओके। तो ये टेंडेंसी है, लेकिन वो अपने जो कंट्री में जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो एक्शन है वो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये टेंडेंसी है जो कि डिस्टर्बिंग है, इसको कहा गया डिस्टर्बिंग टेंडेंसी, ओके। सो ऑन पेपर फॉर इंस्टेंस द यूएस सीम्स बेटर पोजीशन टू मीट इट्स पेरिस पैक्ट टारगेट्स। जो ये पेरिस पैक्ट है, पैक्ट मतलब एग्रीमेंट, तो ये क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट था, ठीक है, जिसमें कुछ टारगेट सेट किए गए थे हर एक कंट्री के लिए। तो अगर हम ऑन पेपर, यानी कि अगर सिर्फ हम रियलिटी ना देखें, हम सिर्फ जो डेटा है वो देखें, तो ऐसा लगता है कि यूएस जो है वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर रहा है, ज़्यादा अच्छे से अपने टारगेट्स को मीट कर रहा है पेरिस एग्रीमेंट में, कंपेयर टू द 4 years ऑफ क्लाइमेट डिनायल अंडर डोनाल्ड ट्रंप। जो इससे पहले, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मैं आपको दे देता हूँ कि पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ये एग्रीमेंट से जो है यूएस को रिमूव कर लिया था, यानी कि यहाँ यानी यूएस इस पैक्ट का पार्ट नहीं था अंडर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो यूएस जो है अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है इस एग्रीमेंट के अंडर। येट independent assessments show nearly 2 years after Joe Biden signed an order to make America carbon neutral by 2050, the country's emissions trajectory remains uncertain। कि अब जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स हैं, कि अगर हम गवर्नमेंट डेटा की बात ना करें, हम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की बात करें, तो उससे पता चल रहा है कि जब यूएस ने कमिटमेंट दिया कि 2050 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, उसके 2 साल बाद भी उनकी जो एमिशन ट्रेजेक्टरी है, कि उनके जो कार्बन एमिशंस की जो प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर में क्या होंगे, रिमेन्स अनसर्टेन, वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो यानी ज़रूरी नहीं कि उनके कार्बन एमिशंस कम ही हो रहे हैं, भले ही उन्होंने टारगेट सेट कर दिया है। एंड नाउ डेज आफ्टर इट वाज पार्टी टू अ लैंडमार्क G20 declaration that affirmed the bloc's commitment to renewables, the UK has watered down its climate pacts। अब
अभी क्या हुआ था, G20 समिट हुई थी इंडिया में, और वहाँ पर एक लैंडमार्क डिक्लेरेशन हुआ था। लैंडमार्क हम कहते हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट कोई इवेंट होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होती है। तो लैंडमार्क G20 डिक्लेरेशन हुई थी, जिसमें जो भी G20 कंट्रीज थी उन्होंने ये इस बात पर जोर दिया था, अफर्म किया कि जो ब्लॉक है, यानी जो G20 ग्रुप है, ब्लॉक क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि एक कॉमन पर्पस होता है उनका। तो उन्होंने कहा कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कमिटेड है, ठीक है, वो प्रतिबद्ध है। द यूके हैज़ वाटर्ड डाउन इट्स क्लाइमेट पैक्ट्स। तो उसके कुछ दिन बाद ही, उस डिक्लेरेशन देने के कुछ दिन बाद ही यूके ने क्या किया, अपने जो क्लाइमेट प्लान्स थे उनको वाटर डाउन कर दिया। ये वही मीनिंग है डाइल्यूट वाला, यानी वीकन कर दिया। तो यूके भी G20 का पार्ट है। यूके ने भी ये डिक्लेरेशन जो है वो अफर्म किया कि वो कमिटेड है क्लाइमेट, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद ही यूके ने अपने ही जो क्लाइमेट प्लान्स थे उन्हें ही वीकन कर दिया। तो दिस ऑल्सो शोज हिपोक्रेसी। द टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट्स ग्लोबल स्टॉकटेक प्रोसेस, it evaluates the progress on attaining the Pax targets released a day before the G20 summit, points to the challenges ahead. इसको कैसे रीड करेंगे, देखो तो अब यहाँ पर टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट्स ग्लोबल स्टॉकटेक प्रोसेस, ये नाम है, ठीक है, ये टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट नाम है। किसकी रिपोर्ट है, पेरिस एग्रीमेंट के एक प्रोसेस है जिसका नाम है ग्लोबल स्टॉकटेक प्रोसेस, ठीक है। तो उसकी एक रिपोर्ट की बात हो रही है, और उस यहाँ पर हाइफन है, यहाँ पर बता रहे हैं उस रिपोर्ट का क्या फंक्शन है, क्या करती है रिपोर्ट। इट इवैल्यूएट्स द प्रोग्रेस ऑन अटेनिंग द पैक्ट टारगेट्स, की वो देखते हैं कि कितने कंट्रीज अपने टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। रिलीज्ड अ डे बिफोर द G20 समिट, और ये रिपोर्ट कब रिलीज हुई थी, ये रिलीज हुई थी G20 समिट से एक दिन पहले। तो ये रिपोर्ट क्या पॉइंट किस तरफ इशारा करती है, क्या इंडिकेट करती है, इट पॉइंट्स टू द चैलेंजेस अहेड, कि अभी जो टारगेट्स है कंट्रीज़ के और जितना उन्होंने अचीव किया है उसको देखें तो अभी आगे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। इट नोट्स दैट एट करंट एम्बिशन लेवल्स द वर्ल्ड विल एमिट नियरली 20 बिलियन टन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड दैन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज टू लेस देन 1.5 डिग्रीज। हमें जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर 1.5 डिग्रीज से कम होना चाहिए ग्लोबल टेम्परेचर राइज। लेकिन अगर अभी की हम बात करें कि जितना अभी कमिटमेंट है कंट्रीज़ का, ठीक है, जितना कंट्रीज़ कह रहे हैं कि वो कार्बन एमिशंस को कट करेंगे, अगर वो रहता है तो हम फिर भी 20 बिलियन टन्स कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे जितना कि हमारा गोल है उससे। यानी कि और ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स होने चाहिए और ज़्यादा एमिशन कट होने चाहिए, तभी हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। Okay, after the UK's backtracking, the task of initiating course correction at the UNFCCC COP, which begins in Dubai in about 2 months, has become even more difficult. तो अब जैसे ही यूके ने बैक ट्रैक किया, अपने प्रॉमिस पे पीछे हटा है यूके, तो अब कोर्स करेक्शन क्या होता है, अपने रास्ते को ठीक करना, कि कंट्रीज़ जो है वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर रही, जिस रास्ते पर है, जिस पाथ पर वो चल रहे हैं वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। और अभी ये जो UNFCCC की जो इवेंट होनी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ दुबई में, तो वहाँ पे और ज़्यादा काम डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि एक मेजर कंट्री, मेजर इकॉनमी जो कि अपने कार्बन के जो टारगेट्स है उससे पीछे हट गई है, और बाकी कंट्रीज़ भी अपने टारगेट पे नहीं है। तो इसीलिए ये जो समिट होगी दुबई में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी। तो हमने द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल देखा और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस भी देखे, और हमने एक वर्ड देखा था स्टॉल द प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस को कम करना, रोकना, ठीक है। तो उससे कौन सा वर्ड से मिला, रिफ्लेक्ट, हिंज, चेक, नज, वेवर। चेक वर्ड का मतलब क्या होता है, एक तो देखना कि कोई चीज़ ठीक है, यानी एक्यूरेसी किसी चीज़ की एक्यूरेसी चेक करना। चेक ऑल्सो मीन्स कि किसी चीज़ को बढ़ने से रोकना, कंट्रोल करना या रिड्यूस करना। स्टॉल का मतलब भी क्या होता है कि किसी चीज़ की प्रोग्रेस को कम करना, रोकना। तो चेक का वो मीनिंग जो है वो सिमिलर है स्टॉल से, तो इसलिए जो है सी इसका आंसर होना चाहिए। रिफ्लेक्ट क्या होता है, एक तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, दूसरा रिफ्लेक्ट होता है सोचना, थिंक डीपली। ओके, तो ये तो नहीं होगा।
हिंज क्या होता है? डिपेंड करना किसी चीज़ के ऊपर, पूरी तरह निर्भर करना। सो नो। नज क्या होता है? पुश करना, किसी को कोई चीज़ करने के लिए एनकरेज करना या पुश करना। बट ये सिमिलर नहीं है स्टॉल से। एंड वेवर क्या होता है? कि अपने पाथ से हट जाना, ओके, डगमगाना, अपने पाथ पर ना रहना। सो तो ई भी करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है। स्टॉल, जो एक स्टॉल और क्या होते हैं, जैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है तो वहाँ पर फास्ट फूड स्टॉल है, तो स्टॉल क्या होता है? एक आउटलेट, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोई चीज़ बेची जा रही है। ओके, तो स्टॉल भी हो सकता है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है। सो इसका आंसर होगा सी। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आज के एडिटोरियल में हमने देखे तो ये रहे। एंड आप रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो रेफर टू द मंथली कंपाइलेशन ऑफ एडिटोरियल इंसाइट्स, जिसमें आपको वोकैब, जो भी मंथली वोकैब है वो आपको मिल जाएगी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.